सोचा है कभी कि कोई देश मतलब इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? इसके पीछे क्या नियम है, क्या सिस्टम काम करता है? चलिए आज लोकतंत्र और शासन की इसी एकदम बेसिक बुनियाद को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पूरी तरह से केओस, अफरा तफरी मची हुई है और दूसरी तरफ सब कुछ कितना व्यवस्थित है, कितना ऑर्डर में है। अच्छा, इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क क्या नजर आता है? जवाब जवाब सिर्फ एक शब्द का है, नियम। जी हाँ, रूल्स। यही वो नियम है जो किसी भी तरह की अराजकता को, किसी भी तरह के केओस को एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में बदल देते हैं। चाहे वो हमारे घर की बात हो या सड़क की। बिना नियमों के सोचिए तो कोई भी समाज ठीक से चल ही नहीं सकता। तो जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई नियम ही ना हो। क्या होगा? हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था फैलेगी, है ना? और बस इसी अव्यवस्था को रोकने के लिए हमें जरूरत पड़ती है शासन की। तो सवाल उठता है कि यह शासन या गवर्नेंस आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो फैसले लेता है, हम सबके लिए मतलब समाज के लिए नियम बनाता है और ये भी पक्का करता है कि सब लोग उन नियमों को माने। असल में यही वो ढांचा है जो हम सबको एक समाज के तौर पर जोड़कर रखता है। ठीक है, तो ये शासन का सिस्टम तो समझ आ गया, पर इसे चलाता कौन है? जवाब सीधा है, सरकार। अब सरकार इतने बड़े देश को सही तरीके से चला सके, इसके लिए उसे 3 मेन हिस्सों या कह सकते हैं कि 3 ऑर्गन्स में बांटा गया है। अब ये तीनों अंग मिलकर काम कैसे करते हैं, ये समझने के लिए एक आज की एकदम मॉडर्न प्रॉब्लम का उदाहरण लेते हैं, साइबर क्राइम। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, अपराध करने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो फिर सरकार इससे निपटती कैसे है? तो सबसे पहला हिस्सा है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। सीधे शब्दों में कहें तो कानून बनाने वाले लोग। ये वही हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें हम वोट देकर भेजते हैं। इनका काम ही यही है कि साइबर क्राइम जैसी जो भी नई नई समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए नए कानून बनाए जाएं। अच्छा, कानून तो बन गया, अब आगे क्या? अब आता है दूसरा हिस्सा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। इनका काम है कानून को लागू करना, उसे जमीन पर उतारना। तो जब विधायिका ने कानून बना दिया, तो कार्यपालिका ये पक्का करती है कि उस पर अमल हो। अगर हम अपने साइबर क्राइम वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो इसमें पुलिस आ जाएगी जो अपराधियों को पकड़ेगी। पर एक मिनट, कार्यपालिका का मतलब सिर्फ पुलिस नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें वो सारी पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालती हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस को ही देख लीजिए, जो व्यवस्था बनाती है, या फिर पोस्टमैन जो हमारी चिट्ठियां पहुंचाते हैं, और हाँ, वो टीमें भी जो हमारी सड़कें बनाती हैं। ये सब कार्यपालिका का ही हिस्सा है। और तो और, कार्यपालिका की जिम्मेदारियां इससे भी कहीं बड़ी हैं। हमारे जो सशस्त्र बल हैं, जो दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। हमारी सुरक्षा इन्हीं के हाथ में है। तो कानून बन गया, लागू हो गया, अपराधी पकड़ा भी गया। अब तीसरा और आखिरी अंग आता है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी। इन्हें हम कह सकते हैं कानून के रखवाले या इंटरप्रेटर्स। ये हमारा पूरा कोर्ट का सिस्टम है। जब कोई साइबर क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो यही न्यायपालिका तय करती है कि उसने सच में कानून तोड़ा है या नहीं, और अगर तोड़ा है तो उसे सजा क्या मिलनी चाहिए। और इस पूरे न्याय के सिस्टम के शिखर पर सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। यह हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, जिसकी आखिरी जिम्मेदारी यही है कि न्याय हो और सबके साथ हो। तो ये तो हो गए सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार सिर्फ इन अलग अलग हिस्सों में ही काम नहीं करती, बल्कि ये अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तरों पर भी काम करती है। इसे समझने के लिए चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई। अब ये जो समस्या है, ये कितनी बड़ी है, इसी बात से तय होगा कि सरकार का कौन सा लेवल एक्शन लेगा। जैसे अगर बाढ़ छोटी है, किसी एक गांव या जिले तक ही है, तो लोकल यानी स्थानीय सरकार उसे संभालेगी। लेकिन अगर यही बाढ़ फैलकर कई शहरों को अपनी चपेट में ले ले, तो फिर राज्य सरकार को बीच में आना पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर ये एक बहुत बड़ी आपदा बन जाए, तो फिर केंद्र सरकार एक्शन में आएगी अपनी पूरी ताकत के साथ, जिसमें सेना और दूसरे राष्ट्रीय संसाधन भी शामिल होंगे। ये लेवल्स पर काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है ना?
तो अब तक हमने शासन को समझा, सरकार के तीनों अंगों को देखा और उसके अलग अलग लेवल्स को भी जान लिया। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत जरूरी हिस्सा अभी भी गायब है, वो है हम, यानी लोग। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको आखिर कंट्रोल कौन करता है? किसके हाथ में है असली पावर? और इसका जवाब है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जिसका मतलब है लोग और क्रेटोस जिसका मतलब है शासन। तो सीधा सीधा मतलब हुआ लोगों का शासन। यानी इस पूरे सिस्टम की असली शक्ति, आखिरी शक्ति हम नागरिकों के ही हाथ में है। लेकिन सोचिए, क्या करोड़ों लोग एक साथ मिलकर हर फैसले पर वोट कर सकते हैं? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, है ना? इसीलिए लोकतंत्र के दो मेन टाइप होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें हर नागरिक हर फैसले पर खुद वोट करता है, जैसे क्लास में सब बच्चे मिलकर वोट करें कि पिकनिक कहाँ जाएगी। और दूसरा है जनप्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें हम अपनी तरफ से फैसले लेने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे क्लास एक मॉनिटर चुन लेती है प्रिंसिपल से बात करने के लिए। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि लोकतंत्र है। इसका पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। 2024 तक भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या थी लगभग 97 करोड़। 97 करोड़, ये संख्या वाकई में जबरदस्त है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो सरकार और शासन का पूरा सिस्टम है ना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। जैसा कि कहा भी गया है, सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। ये वही बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिएगा जरूर कि 97 करोड़ लोगों के इस महासागर जैसे सिस्टम में एक अकेले वोट की, एक व्यक्ति के वोट की असली ताकत क्या है?